हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएमआर कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज के अपने लेक्चर के अंदर हम वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर है वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी एक नॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी होती है और एक जो है वो सीवियर वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन का लेवल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ज़्यादा रहता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि प्लेसेंटा के द्वारा जो है वो वेरियस हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर सीक्रेट होते हैं। उस प्लेसेंटल हार्मोन के अंदर हमने एक एससीजी के बारे में पढ़ा था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग जो है वो देखने को मिलता है। तो एक नॉर्मल वॉमिटिंग है और दूसरा कौन सा, एबनॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। नॉर्मल वॉमिटिंग इन द सेंस ये है कि मोस्टली फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग जो है वो होती है। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई ट्रीटमेंट वगैरह की आवश्यकता जो है, मेडिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता जो है वो नॉर्मली नहीं रहता है। और एबनॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से फीमेल को मेडिकल मैनेजमेंट की भी आवश्यकता रहेगी, मेडिकेशंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो हो सकती है, इसलिए उसका मैनेजमेंट करना आवश्यक हो जाता है। तो वो एबनॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी काउंटिंग अपन करते हैं। तो एबनॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक के अंदर हम एक्सेस वॉमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, सीवियर वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में अपन बात करते हैं। और पहले भी नॉर्मल वॉमिटिंग के बारे में जब हमने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ा था, उस टाइप पे हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिखा था कि फीमेल को नोजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है। वही कंडीशन नॉर्मल वाला लिखा था, दैट इज एमएसएस ग्रेविडारम, वो नॉर्मल है। और हाइपर एमएसएस ग्रेविडारम वो कौन सा है, सीवियर वॉमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। तो वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर एक है एमएसएस ग्रेविडारम जो मोस्टली फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, एमएसएस ग्रेविडारम। दिस इज द नॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एमएसएस ग्रेविडारम, एमएसएस इज वॉमिटिंग, ग्रेविडा इज प्रेगनेंसी। तो दिस इज द नॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का नॉर्मल वॉमिटिंग है जो 50% फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनमें 50% फीमेल में ये एमएसएस ग्रेविडारम, नोसिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होगा। 100 में से 50 फीमेल में ये देखने को मिलता है, 50 में देखने को नहीं मिलता। किसी किसी में केवल नौशिया देखने को मिलता है, जहाँ पर वॉमिटिंग की अर्ज होती है लेकिन वॉमिटिंग जो है वो नहीं होती है। किसी किसी फीमेल में वॉमिटिंग देखने को मिलती है, किसी में एक्सेस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। तो ये कोई कंफर्म कंडीशन नहीं है कि हर प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग जो है वो होगा ही होगा। किसी फीमेल में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में कोई वॉमिटिंग जो है वो नहीं देखने को मिलती है। और अलग अलग मिथ भी इससे रिलेटेड चलते हैं। बहुत सारी जगह पर ये मेंशन भी कर रखा है कि एक साइन के बारे में बात करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। वैसे ये कंफर्मेशन कोई बता ही नहीं सकता है। डॉक्टर्स को सोनोग्राफी में पता रहता है लेकिन उसको डिस्क्लोज करना भी कानूनन अपराध है। वो सारे लॉ जो है वो बने हुए हैं, डॉक्टर्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं सेक्स ऑफ द फीटस के बारे में, इसके अगेंस्ट में लॉ बना हुआ है। लेकिन अलग अलग तरह के लोग हैं, वो मिथ अपना अनुमान लगाना कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो कहीं पे ये मेंशन है कि अगर प्रेगनेंसी में ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो लड़की होती है और वॉमिटिंग नहीं होती है तो लड़का होता है। ये केवल मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक जो है वो देखने को नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक पॉइंट ये मेंशन कर रखा है। बाकी एक्चुअली क्या है वो केवल डॉक्टर्स को पता रहता है, वो सोनोग्राफी से पता रहता है और उसको डिस्क्लोज करना भी डॉक्टर्स को नहीं चाहिए और करना भी नहीं। ये कानूनन एक अगेंस्ट में रहता है, उसके लिए पनिशमेंट वगैरह का भी प्रावधान जो है वो बना हुआ है, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर एक एमएसएस ग्रेविडारम, दैट इज नॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, 50% फीमेल के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अंदर किसी तरह के नॉर्मली कोई नो नीड ऑफ एनी मेडिकल मैनेजमेंट, किसी तरह के कोई मेडिकल मैनेजमेंट की जो है वो आवश्यकता नहीं रहती है। वैसे अब ऐसा नहीं है कि आवश्यकता नहीं रहती, बस कुछ लोग हैं कि थोड़ा सा वॉमिटिंग हुआ तो एंटी एमेटिक मेडिकेशन वगैरह ले लो, यूज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वॉमिटिंग हो रहा है उसके लिए नॉर्मल वॉमिटिंग है तो कोई मेडिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अपन बात करें तो इसके लिए क्या नेसेसरी है। तो इस कंडीशन में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, यूज़ ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रेस्क्राइब किया जाता है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अर्ली मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग फ्रॉम बेड।
सुबह उठते ही फीमेल को एम्प्टी स्टमक नहीं रखते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं अर्ली मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग फ्रॉम बेड। सुबह उठते ही हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, किसको प्रिवेंट करने के लिए? वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, एमएसिस ग्रेविडेरम को प्रिवेंट करने के लिए। एंड दिस इज द, इसी एमएसिस ग्रेविडेरम को मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्निंग सिकनेस। मोस्टली ये वॉमिटिंग जो है वो मॉर्निंग में देखने को मिलती है, इसलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस जो है वो बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी का वॉमिटिंग केवल मॉर्निंग में ही होता है, थ्रू आउट 24 आवर कभी भी वॉमिटिंग हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि मॉर्निंग में जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में एससीजी का कंसंट्रेशन जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है, और एससीजी की वजह से ही ये वॉमिटिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो मोस्टली ये वॉमिटिंग जो है वो मॉर्निंग में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, एमएसएस ग्रेविडेरम को मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही वॉमिटिंग जो है वो होगी। कारण इसका यही है कि एक्सेस लेवल ऑफ द एससीजी और इंक्रीज लेवल ऑफ द एससीजी। प्रेगनेंसी में एससीजी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से इंक्रीज एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एससीजी हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ये वॉमिटिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग का कारण क्या है? एससीजी, प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन का लेवल जो है वो क्या होना? ज़्यादा होना। इसकी वजह से नॉर्मल वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। अब यही हार्मोन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में वॉमिटिंग की भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये हमने पढ़ा था कि इंक्रीज एससीजी, एससीजी का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा इन केस ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, या फिर एससीजी ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग जो है वो सीवियर कंडीशन में होती है, और उसको मैनेज करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो एक तो ये अपन ने ओवरव्यू पढ़ा है एमेसिस ग्रेविडेरम, दैट इज मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जो एससीजी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से देखने को मिलती है। 50% फीमेल में देखने को मिलता है, 50% फीमेल में देखने को नहीं मिलता है। एमेसिस ग्रेविडेरम, दिस इज नॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या मैनेजमेंट करेंगे इसके लिए? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करते हैं अर्ली मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग फ्रॉम द बेड। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मतलब वही टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, ये डाइट में सुबह सुबह जो है फीमेल को उठते ही उसको प्रोवाइड करना है, ताकि इस मॉर्निंग सिकनेस की टेंडेंसी को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। और थोड़ा बहुत वॉमिटिंग होना, डॉक्टर कहते हैं कि दिस इज़ द गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर नॉर्मल वॉमिटिंग होती है, दिस इज़ द गुड साइन, सीवियर नहीं, नॉर्मल वॉमिटिंग, दिस इज़ द गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये है कि फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सफिशियंट है, और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की आवश्यकता रहती है। अगर वॉमिटिंग नहीं रहती है तो थोड़ा सा डाउट जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन कम है इसलिए वॉमिटिंग नहीं हो रहा, और प्रोजेस्टेरॉन कम है तो वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारे ऑब्स्टेट्रिशियन जो है प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी मानते हैं। वॉमिटिंग हो रही है मतलब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है मतलब क्या है कि फीमेल में प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो हम केवल नॉर्मल वॉमिटिंग की बात कर रहे हैं, सीवियर की बात जो है वो नहीं कर। सीवियर वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी नॉट ए गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। सीवियर वॉमिटिंग एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, एक तो एमएसिस ग्रेविडेरम, और दूसरी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे दैट इज हाइपर एमएसिस ग्रेविडेरम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हाइपर एमएसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमएसिस ग्रेविडेरम डेफिनेशन इसकी मेंशन करें, इट इज द सीवियर वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। सीवियर वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी का सीवियर वॉमिटिंग है। सो दिस इज द सीवियर, वो नॉर्मल लिखा था और ये कौन सा है? सीवियर वॉमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, इट इज द सीवियर वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी जिसका कि विच हैज deleterious effect on the health of mother, which has deleterious effect on health of mother. Severe vomiting of pregnancy which has deleterious effect on the health of mother. Deleterious का मतलब भी सीवियर ही है, जिसका कि प्रेगनेंसी के ऊपर सीवियर इफेक्ट जो है वो आ सकता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, दिस इज द एबनॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक, और ये एक ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन आ गया कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी में फीमेल को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जो है वो हो रही है। तो सीवियर वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी जिसका सीवियर इफेक्ट,
मदर की हेल्थ के ऊपर देखने को मिलता है। वॉमिटिंग की बात हो रही है तो सीधी सीधी बात है, प्रॉब्लम क्या होगी सर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा। वॉमिटिंग और डायरिया, इन दोनों कंडीशन में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। तो वॉमिटिंग होना और डायरिया होना ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये इमरजेंसी कंडीशन है। नॉर्मली भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इट इज़ ए इमरजेंसी केस, ये इमरजेंसी कंडीशन है। इमीडिएट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज पेशेंट की जान जो है वो जा सकती है, क्योंकि बहुत क्रिटिकली फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। पेशेंट हाइपोवॉलीमिया में जाएगा और हाइपोवॉलीमिक शॉक जो है वो डेवलप हो सकता है। इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर भी एक्सेस वॉमिटिंग हो रही है जिसका कि मदर के ऊपर सीवियर इफेक्ट जो है वो आ सकता है। कुल मिला के ये है कि या तो प्रेगनेंसी का लॉस हो सकता है अगर इसको मैनेज नहीं किया, या फिर मदर की जान भी जा सकती है, मदर की लाइफ के लिए भी ये रिस्की कंडीशन जो है वो रहेगी। तो डेफिनेशन, hyperemesis gravidarum, excess vomiting of pregnancy, severe vomiting of pregnancy which has severe effect on the health of mother. This is the definition of hyperemesis gravidarum. इंसिडेंस की बात करें, सिंपल सा डेफिनेशन है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, नाम में ही लिखा हुआ है, एक्सेस, हाइपर एक्सेस वॉमिटिंग प्रेगनेंसी का, दैट इज द हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इंसिडेंस इसका है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम 1 in 1000, 1000 में से एक प्रेगनेंसी में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो है वो देखने को मिलता है। तो इंसिडेंस इसका हो गया 1000 में से एक प्रेगनेंसी हैविंग हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इंसिडेंस याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट है, 1000 से एक में हाइपरेमेसिस जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें इटियोलॉजी और कॉजेज की हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, तो इसका मेनली कारण की अपन बात करते हैं, दैट इज एक्सेस एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अगर फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पर एससीजी का वैल्यू ज़्यादा है तो उस कंडीशन में सीवियर वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज एससीजी लेवल एक मेन कारण जो है वो रहता है। इसके अलावा और कौन से हार्मोन की बात करें, एक्सेस प्रोजेस्टेरॉन, एससीजी और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर ये फीमेल में ज़्यादा है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो इनमें सीवियर वॉमिटिंग जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन बात करें साइकोजेनिक भी देखने को मिलता है, ये भी फैक्टर हो सकता है साइकोजेनिक। मेनली तो आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी में अगर एससीजी का लेवल ज़्यादा है, एससीजी कहाँ से आता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से, वो प्लेसेंटा से आता है, सिंपली अपन ये बोलते हैं। तो अगर ये एससीजी ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूछते हैं कौन सा हार्मोन आएगा सर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आएगा। इटियोलॉजी में मेनली तो ये रहता है। इसके अलावा कौन सा फैक्टर हो गया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम साइकोजेनिक फैक्टर की बात करते हैं। साइकोजेनिक फैक्टर का मतलब ये है कि मदर में मेंटलिटी होना कि वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। तो ये जो साइकोजेनिक फैक्टर है, मतलब मेंटली बार बार सोचना कि वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, तो वो फिजिकली वॉमिटिंग के अंदर कन्वर्ट हो ही जाता है। तो साइकोलॉजी डेफिनेटली फिजियोलॉजी को अफेक्ट करने का काम जो है वो करती है। तो कौन सा फैक्टर हो सकता है, साइकोजेनिक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट वन एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर ये है कि मदर के सराउंडिंग को चेंज करना, प्रेग्नेंट लेडी की सराउंडिंग और एनवायरनमेंट को चेंज करना, मतलब जगह को चेंज करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, ससुराल से पियर चले गए, पियर से वापस ससुराल आ गए, उस कंडीशन में भी किसी किसी फीमेल में देखा गया है, ठीक है। नॉर्मली ये है कि फीमेल जो है वो मायके में है तो ठीक है, जैसे ही ससुराल आए एक्सेस वॉमिटिंग चालू हो गया, सीवियर वॉमिटिंग चालू हो गया, तो हस्बैंड छोड़ता है, सोचता है कि छोड़ो रे यार इसको वहीं छोड़ के आओ, पियर में वहीं थोड़ा ठीक रहेगी। तो ये साइकोलॉजिकली फिर धीरे धीरे ये रहता है कि जैसे ही ससुराल आए वैसे वॉमिटिंग ज़्यादा, फिर हस्बैंड कहाँ बार बार संभालता रहेगा, अपनी जॉब पे जाएगा या उसको संभालना उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर है कि उसको पियर में ही छोड़ दो, वहाँ वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक इसका मतलब नॉर्मली तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं कि ससुराल में नहीं रहना, चलो मम्मी के पास ही रहना है। और इम्पैक्ट भी रहता है कि प्रेगनेंसी है तो सास से ज़्यादा मदर जो है उसके साथ रहना कंफर्टेबल रहता है, मदर से सारी बातें शेयर कर सकते हैं, सास से थोड़ा झिझक तो रहती है, नहीं हो पाती है शेयर। तो कुछ भी प्रॉब्लम है मदर से आसानी से शेयर हो सकती है, सास से थोड़ा नहीं हो सकती है कि थोड़ा डिस्टेंस तो रहता है। तो इस वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहता है कि वो अपनी मम्मी के पास रहे। तो ये भी एक रीज़न जो है वो हो सकता है, जैसे ही जगह चेंज होती है उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। नॉर्मल एक ही जगह पर है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेबल होती है, एनवायरनमेंट भी एक जैसा है, तो प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, किसी में देखने को मिल सकता है, किसी में नहीं भी मिल सकता है।
तो एक साइकोजेनिक फैक्टर और एक कौन सा हो गया, एनवायरमेंटल। पर मेनली तो कारण कौन सा है, एससीजी हार्मोन, ये ज़्यादा होने की वजह से हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद में एटियोलॉजी की बात अपन बात करें तो एटियोलॉजी में से क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम कौन से हार्मोन की अधिकता की वजह से है। आंसर इज एससीजी, एक्सेस एससीजी लेवल इसकी वजह से देखने को मिलता है। अब वॉमिटिंग हो रहा है तो वॉमिटिंग का मेन प्रॉब्लम जो है वो कौन सा रहेगा, दैट इज फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। सीवियर वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग की कंडीशन में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस देखने को मिलेगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो है ये क्या कॉज करेगा, हाइपोवॉलीमिक कंडीशन जो है वो कॉज करेगा, हाइपोवॉलीमिया कॉज करेगा। और हाइपोवॉलीमिया की वजह से पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो सकती है, उसके साथ बेबी का भी क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसी हिसाब से ये हाइपोवॉलीमिया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही है, इसी हिसाब से अगर अपन इसके साइन सिम्टम्स की बात करते हैं, मेन कारण तो वही है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस, जितने भी साइन सिम्टम आएंगे वो उसी की वजह से आएंगे। तो इस हिसाब से अपन साइन सिम्टम की बात करते हैं तो साइन सिम्टम में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो अर्ली स्टेज साइन सिम्टम और दूसरा कौन सा आएगा, लेट स्टेज साइन सिम्टम। अर्ली स्टेज, शुरुआत में क्या साइन सिम्टम आएंगे और बाद में क्या साइन सिम्टम जो है वो रहेंगे। तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होगी, मैनेज नहीं किया सीवियरिटी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। तो अर्ली स्टेज के साइन सिम्टम की बात करें तो इसमें केवल वॉमिटिंग होगा, ओनली वॉमिटिंग। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो आपको याद रखना है, ओनली वॉमिटिंग, नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, किसी तरह का कोई डिहाइड्रेशन जो है वो डेवलप नहीं होगा। अब डिहाइड्रेशन नहीं है सर तो शॉक के साइन सिम्टम भी नहीं आएंगे, मतलब ये थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो गई। केवल वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है शुरुआती स्टेज के अंदर, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिहाइड्रेशन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा तो वही डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन शुरुआती स्टेज में ये समस्या नहीं है। तो अर्ली स्टेज के अंदर क्या होगा सर, ओनली वॉमिटिंग होगा, किसी तरह का कोई डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें याद रखना है, अर्ली स्टेज के अंदर, इसी में पॉइंट लिखना है नेक्स्ट वन, सर वॉमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ये है, तीसरा पॉइंट इसी में लिखना है, इस अर्ली स्टेज के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। अर्ली स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम की कंडीशन में अर्ली स्टेज में क्या साइन सिम्टम आएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस। तो आपका आंसर क्या होगा, अर्ली स्टेज में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम में एसिडोसिस भी हो सकता है और एल्केलोसिस भी हो सकता है। बिल्कुल, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम में एल्केलोसिस और एसिडोसिस दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। अब कब कौन सी कंडीशन होगी वो अपन मेंशन कर रहे हैं। अगर अर्ली स्टेज है, शुरुआती स्टेज है, तो उस कंडीशन में एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। विथ रीज़न याद रखना है आपको कि एल्केलोसिस क्यों हो रहा है और एसिडोसिस क्यों हो रहा है। अब अर्ली स्टेज में एल्केलोसिस लिख दिया तो लेट स्टेज में हम क्या लिखेंगे, दूसरा बचा हुआ एसिडोसिस वाली कंडीशन आएगी। तो अर्ली स्टेज में एल्केलोसिस क्यों है और लेट स्टेज में एसिडोसिस क्यों है, इसकी अगर अपन बात करें तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस ड्यू टू, विथ रीज़न आपको याद रखना है, तो रीज़न ये है ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ स्टोमक कंटेंट और गैस्ट्रिक कंटेंट। स्टोमक कंटेंट के ज़्यादा लॉस होने की वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। अब गैस्ट्रिक कंटेंट में मेनली क्या है सर, उसमें गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का ज़्यादा लॉस हो रहा है, अब एसिडिटी का लॉस हो रहा है, तो फिर बचा गया एल्केलोसिस होगा। तो ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट में ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है सर, HCl ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब HCl एसिड का लॉस हो रहा है, मतलब कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, एल्केलोसिस डेवलप होगी। तो क्लियर है ये रीज़न, वॉमिटिंग में एसिड का लॉस होता है और HCl एसिड का लॉस हो रहा है, तो फिर बॉडी में क्या डेवलप होगा, एल्केलोसिस जो है वो डेवलप होगा।
तो अर्ली स्टेज में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, कारण ये है कि गैस्ट्रिक कंटेंट का लॉस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और गैस्ट्रिक कंटेंट का लॉस ज़्यादा है तो इस वजह से ही एल्केलोसिस डेवलप हो रहा है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अर्ली स्टेज के बाद आता है लेट स्टेज साइन सिम्टम की बात करते हैं अपन। तो लेट स्टेज में इसका उल्टा हो जाएगा, जो अर्ली स्टेज में लिखा है उसका अपोजिट लिखेंगे। तो नेक्स्ट लिखना है लेट स्टेज साइन सिम्टम। लेट स्टेज साइन सिम्टम के अंदर वॉमिटिंग तो है ही, वॉमिटिंग विथ डिहाइड्रेशन। यहाँ पर जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, वॉमिटिंग के साथ साथ क्या डेवलप होगा, डिहाइड्रेशन भी डेवलप होगा। अब वॉमिटिंग के साथ डिहाइड्रेशन डेवलप हो रहा है तो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेंगे, शॉक के साइन सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। अब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में साइन ऑफ शॉक जो है वो भी प्रेजेंट होंगे, डिहाइड्रेशन और शॉक के साइन सिम्टम जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये चेंज आ गया अर्ली और लेट के अंदर। क्लियर है? वहाँ हमने केवल वॉमिटिंग लिखा था, नो डिहाइड्रेशन, जबकि यहाँ पर वॉमिटिंग के साथ में क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। दिस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, शॉक के साइन सिम्टम भी अपीयर होंगे। डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम अगर इसमें अपीयर होंगे तो डिहाइड्रेशन शॉक के साइन सिम्टम क्या क्या रहेंगे, क्या क्या रहेंगे इसके अंदर? इसकी अपन बात करें तो संकन आइज, डिहाइड्रेशन भी 3 प्रकार का हो गया, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन। तो संकन आइज, वेरी संकन आइज ये देखने को मिल सकता है, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई। ड्राई टंग, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो ड्राई माउथ होगा। ड्राई माउथ इस वजह से होगा क्योंकि सलाइवेशन जो है वो कम होगा, डिक्रीज सलाइवेशन। जब भी शरीर में फ्लूइड की कमी होती है, सलाइवा का एक फंक्शन होता है फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ये एक नॉर्मल फंक्शन होता है। अगर शरीर में पानी ज़्यादा है तो सलाइवेशन ज़्यादा होता है, शरीर में पानी की कमी है तो सलाइवेशन भी कम हो जाता है, बैलेंस करने के लिए। तो अगर वाटर की कमी है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है वॉमिटिंग के साथ, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो सलाइवेशन कम रहेगा, सलाइवेशन कम रहेगा तो टंग, माउथ जो है वो कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिहाइड्रेशन की ही अपन बात करें तो क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, संकनाइज हो गया, ड्राई कोटेड टंग हो गया, डिक्रीज सलाइवेशन हो गया, इसके अलावा डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यूरिन आउटपुट भी कम होता है। हाइपोवोलीमिया की कंडीशन में ओलिगोयूरिया होता है, यूरिन आउटपुट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा और आपको याद रखना है लॉस ऑफ स्किन टर्गर, स्किन टर्गर का भी लॉस होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन की अपन बात करते हैं, लॉस ऑफ स्किन टर्गर। स्किन को पिंच करके देखेंगे, अगर स्किन जो है वो वापस क्विकली अपनी पोजीशन में जाती है मतलब कोई डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं है, और अपनी पोजीशन में वापस ट्रांसफर नहीं होती है पिंच करने के बाद में, इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन जो है वो डेवलप हो रहा है। तो स्किन टर्गर लॉस होना मतलब स्किन को पिंच करके देखा, स्किन वापस अपनी पोजीशन पे ट्रांसफर नहीं हो रही है तो रिहाइड्रेशन है, नहीं हो रही है तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है। तो स्किन टर्गर का लॉस होना, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम है जो किसको इंडिकेट करते हैं, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ड्राई कोटेड टंग, संकन आइज, डिक्रीज सलाइवेशन, यूरिन आउटपुट कम होना, स्किन टर्गर का लॉस होना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है जो डिहाइड्रेशन में देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये? तो वॉमिटिंग के साथ डिहाइड्रेशन होगा मतलब वो कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है, सर वो लेट स्टेज साइन सिम्टम है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का। अर्ली स्टेज में कोई डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो देखने को नहीं मिलती। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है लेट वाले में कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या एल्केलोसिस होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्लियर है? तो सर वहाँ हमने एल्केलोसिस लिख ही लिया था, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बची, तो इस लेट स्टेज के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है लेट स्टेज साइन सिम्टम में ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डेवलप होगा। लेट स्टेज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अर्ली में एल्केलोसिस विथ रीजन याद रखना है, एल्केलोसिस का कारण था गैस्ट्रिक कंटेंट का लॉस होना। लेट स्टेज के अंदर एसिडोसिस, एसिडोसिस का भी कारण विथ रीजन याद रखना है। तो एसिडोसिस किस वजह से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू स्टारवेशन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टारवेशन की वजह से एसिडोसिस जो है वो डेवलप हो रहा है। स्टारवेशन का सिंपली मतलब भूखमरी हो गया, ग्लूकोज नहीं मिलना, खाना नहीं मिलना शरीर को, और शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो वॉमिटिंग हो रहा है,
एक्सेस वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है तो हाइपोवोलीमिया वाली कंडीशन होगी। हाइपोवोलीमिया वाली कंडीशन है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई सेल को कम हो जाएगी। हाइपोवोलीमिया है तो सेल को ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी, फ्लूइड सप्लाई कम हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो उसके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी कम हो जाएगी। न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन ना होकर के सेल में क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है सर, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बन रहा है इसलिए कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई, एसिडोसिस डेवलप हो गया। तो किस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, लेट स्टेज में, एक बार फिर से सुनो, लेट स्टेज में क्या आएगा, एसिडोसिस आएगा। एसिडोसिस का कारण क्या है सर, स्टारवेशन, भूखमरी। हाइपोवोलीमिया हुआ, हाइपोवोलीमिया हो गया तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कम हो, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा है, सेल को सप्लाई कम हो गई तो सेल को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाएगी। न्यूट्रिएंट सप्लाई कम है, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है सर, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड बन रहा है इसलिए कौन सी कंडीशन आ गया, एसिडोसिस आ गया। तो रीजन लिखना है, एसिडोसिस का कारण कौन सा हो गया, स्टारवेशन हो गया। स्टारवेशन किस वजह से हुआ, देखो वॉमिटिंग हुआ, वॉमिटिंग हुआ तो उस कंडीशन में हाइपोवोलीमिया हुआ, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हुई तो डिक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू सेल, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू सेल, सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो डिक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू सेल। वॉमिटिंग, हाइपोवोलीमिया, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई टू सेल। अब सेल को अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन डेवलप हो गई, क्या डेवलप हो गया, हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन डेवलप हो गई तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा सर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में देखो सेल को अगर ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। अब देखो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो एरोबिक ना होकर के कौन सा होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में एंड प्रोडक्ट जो है वो सर लैक्टिक एसिड बनता है। अगर बायोकेमिस्ट्री में बीएससी में आपने पढ़ा हो कि एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक क्रेब्स साइकिल होता है, एक पीडीएच साइकिल होता है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो लास्ट में CO2H2O बनते हैं और 36 से 38 एटीपी प्राप्त होते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो ग्लूकोज टूट के लास्ट में जो है वो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और मात्र 2 एटीपी जो है वो प्राप्त होते हैं। तो शरीर के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू एनारोबिक, क्योंकि एनारोबिक में एटीपी भी कम प्राप्त होते हैं, केवल 2 एटीपी प्राप्त होते हैं, और एंड प्रोडक्ट भी क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और मात्र कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 2 एटीपी की प्राप्ति होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अगर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 2 एटीपी, और लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसलिए कौन सी कंडीशन डेवलप होगी सर, एसिडोसिस जो है वो डेवलप होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डेवलप होगा इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो लेट स्टेज के अंदर एसिडोसिस होने का कारण क्या है, वो सर स्टारवेशन है, क्योंकि ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह होगा तो हाइपोवोलीमिया होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, इसलिए कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, एसिडोसिस डेवलप होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें याद रखने हैं। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में एसिडोसिस होता है, एल्केलोसिस, सर दोनों ही कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करेगा। अर्ली है तो एल्केलोसिस बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट लॉस, और लेट स्टेज की बात करें तो एसिडोसिस होगा बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। विथ रीजन दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, क्लियर है।
तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ों में से पूछते हैं। तो एक तो इंसिडेंस याद रखना है 1000 में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया, एसिडोसिस एल्केलोसिस किस कंडीशन में कौन सा जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो डेफिनेशन हमने पढ़ा, इंसिडेंस, कॉजेज, उसके बाद में साइन सिम्टम के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके बाद में, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्या देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है कॉम्प्लिकेशन। इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, HG शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। इसके कॉम्प्लिकेशन, इनमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ESIC के अंदर। व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की मेन कॉम्प्लिकेशन की अपन बात करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, दैट इज वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, दिस इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, यही एग्जाम के अंदर आया हुआ है। व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, आंसर इज वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। अब वर्निक्स एनसेफेलोपैथी किस वजह से है, देखो एक्सेस वॉमिटिंग होने की वजह से हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में सीवियर वॉमिटिंग हो रही है। तो सीवियर वॉमिटिंग होने की वजह से एक्सेस वॉमिटिंग, ये एक्सेस वॉमिटिंग होने की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ, विथ रीजन आपको याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, न्यूट्रिशन के हिसाब से भी हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से कौन से विटामिन का लॉस ज़्यादा होगा और शरीर में डेफिशिएंसी होगी, दैट इज विटामिन B1। इस विटामिन का ज़्यादा लॉस होगा। विटामिन B1 वेरी वेल नोन, रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है इसका, थायमीन। थायमीन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। तो ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से शरीर में B1 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी, और ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी जो है वो कॉज करता है। तो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी में कौन से विटामिन की कमी होती है, देखो जब भी वॉमिटिंग होगी तो B कॉम्प्लेक्स विटामिन का ज़्यादा लॉस होता है, B1 B2 B6 इन सब विटामिन का ज़्यादा लॉस जो है वो देखने को मिलता है। इनमें से भी एक चूज़ करना है तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो कौन सी रहेगी, दैट इज़ विटामिन B1, ये प्रायोरिटी जो है वो रहेगी। तो विटामिन B1 का ज़्यादा लॉस होगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, थायमीन है। न्यूट्रिशन में विटामिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो केमिकल नेम थायमीन है। कवरिंग ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल की कवरिंग में विटामिन B1 सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो मिलता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1। और विटामिन B1 की कमी वर्निक्स एनसेफेलोपैथी कॉज करती है। साइकेट्रिक में भी आप क्रोनिक एल्कोहलिज्म टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिनमें क्रोनिक एल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है, उन क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से विटामिन B1 की कमी देखने को मिलती है। और विटामिन B1 की कमी उनमें भी क्या कॉज करती है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी जो है वो कॉज करती है। तो एक्सेस वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी और क्रोनिक एल्कोहलिज्म दोनों ही कंडीशन में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कौन सा डिसऑर्डर कॉज करती है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, इस ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज करती है। क्लियर है, याद रखना है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 ब्रैकेट में करके लिखना है, ऑल्सो सीन इन क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट। क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट जिनमें सीवियर एल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है, उनमें भी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी और उनमें भी ये वर्निक्स एनसेफेलोपैथी डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म के केस में भी ये कंडीशन आ जाती है। विटामिन कौन सी कमी होगी, थायमीन, दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। थायमीन कौन सा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, B कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले, दैट इज विटामिन B1, इसकी डेफिशिएंसी। अब ये जो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है, शॉर्ट में इसको मैं WE लिख रहा हूँ, आपको पूरा नाम याद रखना है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। इस वर्निक्स एनसेफेलोपैथी के अंदर, इस डिसऑर्डर के अंदर क्या देखने को मिलता है, सर ये जो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी डिसऑर्डर है,
इस डिसऑर्डर के अंदर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब आई साइट विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसके अलावा एटेक्सिया देखने को मिलता है और कंफ्यूजन, कैरेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम ऑफ वर्निक्स एंसेफेलोपैथी डिसऑर्डर। इस वर्निक्स एंसेफेलोपैथी डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलता है? ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया और कंफ्यूजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? OAC, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया लॉस ऑफ मडल, एटेक्सिया जो है लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन और लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन वाली कंडीशन होगी। और इसके अलावा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जो है वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो हो गया। तो ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया, लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन और कंफ्यूजन, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये तीनों चीजें मिलाकर के इसमें देखने को मिलेगी, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में देखने को मिलेगी। अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते हैं, मतलब वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो डाइट में B1 जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड जो है वो करना पड़ेगा पेशेंट को। अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी का कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, इसके साथ में ही इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। तो नेक्स्ट इसके बाद लिखना है कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, आप फुल लिखना पूरा नाम, WE, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। अगर इस देखो, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी किसका कॉम्प्लिकेशन है? सर हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम और क्रोनिक एल्कोहलिज्म का कॉम्प्लिकेशन है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो इसका कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? वर्निक्स एंसेफेलोपैथी का कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कोर्साकॉफ्स साइकोसिस। वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, इसका कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कोर्साकॉफ्स साइकोसिस। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। इस कोर्साकॉफ्स साइकोसिस के अंदर वो तीनों चीजें तो है ही, कौन कौन सी? ऑप्थेल्मोप्लेजिया प्लस एटेक्सिया प्लस कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम तो है ही, जो भी अपन ने ऊपर ये मेंशन किया है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया, कंफ्यूजन, आप पूरा पूरा नाम लिखोगे, ये प्रॉब्लम तो है ही। मतलब ये तीनों चीजें तो क्या है? वर्निक्स एंसेफेलोपैथी है ही। इसके साथ में और क्या ऐड हो जाएगा? लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस और ऐड हो जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाती है कोर्साकॉफ्स साइकोसिस। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया, कंफ्यूजन, इनके साथ में मेमोरी लॉस भी हो जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाती है कोर्साकॉफ्स साइकोसिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। मेन कॉम्प्लिकेशन इज वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में? सर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया, कंफ्यूजन। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन? कोर्साकॉफ साइकोसिस हो सकता है। इसमें इन तीनों के साथ और क्या ऐड हो जाएगा? मेमोरी लॉस भी ऐड हो जाएगा। वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में कौन से विटामिन की कमी होती है? सर थायमिन। थायमिन कौन सा है? विटामिन B1, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्लियर है? इस विटामिन B1 से रिलेटेड दो चीज़ें और याद रखनी है। सबसे ज़्यादा विटामिन B1 किस में मिलता है? कवरिंग ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल की कवरिंग में सबसे ज़्यादा विटामिन B1 होता है, थायमिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। और राइस कुकिंग मेथड, ताकि विटामिन B1 का लॉस ना हो, ये दो पॉइंट भी इसके साथ ऐड कर लो। न्यूट्रिशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखना है, ब्रैकेट में करके अलग से लिखना है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? दैट इज कवरिंग ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल की कवरिंग, इनमें विटामिन B1 जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और राइस कुकिंग मेथड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, चावल को पकाने का मेथड, राइस कुकिंग मेथड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ विटामिन B1, ताकि राइस में से विटामिन B1 का लॉस जो है वो ना हो। राइस कुकिंग मेथड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 में से राइस, विटामिन B1 में राइस में से विटामिन B1 का लॉस ना हो, राइस में से विटामिन B1 का लॉस ना हो, इसलिए चावल को पकाने का कौन सा मेथड है? इस मेथड से
राइस में से विटामिन B1 के लॉस को कम किया जा सकता है और शरीर को विटामिन B1 की पूर्ति जो है वो हो जाएगी। तो ये मेथड याद रखना है। कौन सा कुकिंग मेथड है? दिस इज पार बॉइलिंग। इस मेथड से राइस कुकिंग करना ताकि B1 विटामिन के लॉस को रोका जा सके, कम किया जा सके। ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी को याद रखना है। पार बॉइलिंग इज द मेथड ऑफ राइस कुकिंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ विटामिन B1 फ्रॉम द राइस। विटामिन B1 का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वेरी वेल नोन, ये तो आपको याद है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन B1 दैट इज बेरी। विटामिन B1 की कमी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है? दैट इज बेरी। ये विटामिन B1 की कमी की वजह से जो है वो देखने को मिलता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 में लीड टू बेरी। बेरी का मतलब वीक होता है, ठीक है। बेरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? वीक, कमजोर। तो बेरी दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी। इसमें एक ड्राई बेरी होता है और एक वेट और मॉइस्ट बेरी होता है। ड्राई बेरी नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है और मॉइस्ट और वेट बेरी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक में कार्डियक सिस्टम अफेक्ट होता है, दैट इज मॉइस्ट। देखो कंफ्यूजन होता है तो याद इस हिसाब से रखना है कि कार्डियक सिस्टम में मतलब ब्लड है, तो ब्लड के हिसाब से फ्लूड हो गया, फ्लूड के हिसाब से मॉइस्ट होगा, ड्राई नहीं होगा वो, ओके। तो कार्डियोवैस्कुलर ब्लड फ्लूड, इसका मतलब मॉइस्ट वाला हो गया, और नर्वस सिस्टम वो कौन सा हो गया? ड्राई वाला हो गया। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं न्यूट्रिशन के हिसाब से। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन सा हो गया? बेरी। क्रोनिक एल्कोहलिज्म में भी कौन से विटामिन की कमी होती है? B1 की कमी होती है। तो जब हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर एक बार वॉमिटिंग रुक जाती है तो पेशेंट की डाइट में फिर किस विटामिन को बढ़ाएंगे? तो सीधा सा इसकी डेफिशिएंसी है तो विटामिन B1 को डाइट में बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके। अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेशन, ये डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। तो वार्निक एंसेफेलोपैथी, दिस इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, और इससे कोरिलेटेड कुछ चीज़ें, सारे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हमने मेंशन किए हैं। वर्निक एंसेफेलोपैथी का कॉम्प्लिकेशन हमने लिखा कोर्साकॉफ साइकोसिस, क्या साइन सिम्टम है, कौन से विटामिन की कमी है, केमिकल नेम क्या है, विटामिन की कमी की वजह से कौन सा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है B1 का, वो सारे कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने मेंशन किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद कॉम्प्लिकेशन के अंदर वर्निक्स हो गया, कोर्साकॉफ साइकोसिस हो गया, इसी तरह से आपको याद रखना है मेलोरी विस सिंड्रोम और मेलोरी वाइस सिंड्रोम। अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम, MW, मेलोरी वाइस सिंड्रोम। मेलोरी वाइस सिंड्रोम, दिस इज इसोफेजियल टीयर। इसके अंदर इसोफेजियल टीयर जो है वो देखने को मिलता है। देखो बार बार वॉमिटिंग होगा, एक्सेस वॉमिटिंग हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन है, तो स्टोमक कंटेंट जो है वो बार बार बाहर आएंगे। अब स्टोमक कंटेंट है, गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, एसिड है वो, और वो बार बार रीजजिटेशन होना, बैक फ्लो होगा, वॉमिटिंग होगा, तो इस एसिड की वजह से इसोफेगस की सेल्स जो है वो डैमेज होगी, दैट कंडीशन इज इसोफेजियल टीयर। और इसी डिसऑर्डर को क्या लिखते हैं? मेलोरी वाइस सिंड्रोम, इसोफेजियल टीयर, क्योंकि बार बार एसिडिक कंटेंट जो है वो इसोफेजियल सेल को क्या करेंगे? डैमेज, बार बार वॉमिटिंग होगी। तो दिस इज मेलोरी वाइस सिंड्रोम, अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। क्लियर है? तो वर्निक एंसेफेलोपैथी सबसे मेन है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है। इसके अलावा मेलोरी वाइस सिंड्रोम, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में डेफिनेशन पढ़ा, इंसिडेंस, इसके बाद इटियोलॉजी, एक्सेस HCG हो गया, साइन सिम्टम में अर्ली और लेट हो गया, अर्ली में एल्केलोसिस, लेट के अंदर एसिडोसिस। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में हमने लिखा था कि लेट स्टेज के अंदर वॉमिटिंग के साथ क्या डेवलप होता है? सर डिहाइड्रेशन जो है वो डेवलप होता है। डिहाइड्रेशन एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, कितना फ्लूइड का लॉस हो रहा है उसके हिसाब से माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और कौन सा होता है? सीवियर डिहाइड्रेशन। इसी हिसाब से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से ही डिहाइड्रेशन के टाइप्स की अपन बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, एक तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की अपन बात करते हैं तो एक डिहाइड्रेशन कौन सा होता है? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो एक होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और एक कौन सा होता है? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो तीन प्रकार का डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसके हिसाब से एक आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन,
एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक। ये तो आपने टर्मिनोलॉजी सुना हुआ, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है। एसिड बेस बैलेंस, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल में तो महेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे या फिर पढ़ा दिया होगा। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये फ्लूइड भी होते हैं, तो पेशेंट की नीड के हिसाब से उनको ट्रांसफर आईवी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, वो सारा फंडामेंटल में आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो सर आपको पढ़ाएंगे। इसी तरह से एक आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, एक हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन और एक कौन सा है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये भी, सिंपल से इनको आपको याद रखना है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में दोनों चीज़ें, आइसो का मतलब क्या है, सेम, आइसो का मतलब सेम, और टोन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है। तो जब कंसंट्रेशन सेम है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक कहलाएगा। अब कंसंट्रेशन सेम कहाँ पर है, बॉडी के अंदर सेम है। तो बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन सेम कब होगी, जब फ्लूइड लॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस। यहाँ अपन लिखेंगे फ्लूइड की जगह ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, वाटर लॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस। जब शरीर से, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मिल करके क्या बनता है, फ्लूइड बनता है। तो जब शरीर से पानी का लॉस और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस दोनों बराबर है, जितना वाटर लॉस हुआ उसी के अनुपात में इलेक्ट्रोलाइट का भी, उसी के बैलेंस में, उसी के रेशनल में इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हुआ है। तो जब वाटर लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस बराबर है, जितना पानी का लॉस हुआ, जितना वाटर लॉस हुआ, उसी के रेशनल में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ, उसी के बराबर इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो गया। तो शरीर के अंदर जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, जितना पानी का लॉस उतना इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया। तो शरीर का जो कंसंट्रेशन है फ्लूइड का वो तो अभी भी सेम है, इसलिए इस डिहाइड्रेशन का नाम क्या है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो सिंपल सा है, ये तो आपको याद रखना है। जब वाटर लॉस इलेक्ट्रोलाइट लॉस दोनों बराबर है, जितना वाटर लॉस उतना इलेक्ट्रोलाइट लॉस, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जो है वो कहलाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन में, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में, आइसोटोनिक फ्लूइड ही प्रोवाइड करते हैं। कौन सा फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में कौन सा फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो बैलेंस जो है वो हो जाएगा। दिस इज आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट दूसरा, इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो सीधा सीधा है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन बिल्कुल सीधा सीधा है, दोनों बराबर लॉस हो रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, आइसोटोनिक सेम कंसंट्रेशन, शरीर का जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाकी के दो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसमें भी एक याद है तो उसका उल्टा याद रखना है, वो दूसरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट दूसरा, इसके बाद अपन लिख रहे हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। कौन सा है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक के बाद दूसरा है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। अब हाइपर का मतलब क्या है, ज़्यादा है सर, हाइपर मीन्स एक्सेस, और टोन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन हो गया। तो हाइपरटोनिक एक्सेस कंसंट्रेशन, सांद्रता ज़्यादा है, कहाँ पर, शरीर के अंदर। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसी भी फ्लूइड की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होती है, देखो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सिंपल सा उसमें पानी कम करना है। किसी भी फ्लूइड में अगर वाटर कम होगा, पानी कम होगा, तो उसकी सांद्रता जो कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। अगर किसी में आप पानी बढ़ा दो तो सांद्रता जो है वो कम हो जाएगी, मतलब वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूटेड फ्लूइड क्या होता है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है। कंसंट्रेटेड फ्लूइड क्या होता है, जिसमें पानी कम होता है। अब शहद की अपन बात करें, शहद में पानी बहुत कम है तो वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, ठीक है। बाकी फ्लूइड की अपन बात करें, नींबू का पानी वगैरह हो गया, नॉर्मल चीज़ें, उसमें पानी ज़्यादा है, शुगर और बाकी चीज़ें कम है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम है, वो डाइल्यूटेड टाइप का है। तो बिल्कुल पतला है वो डाइल्यूटेड है, पतला है मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, और गाढ़ा है मतलब उसमें पानी कम है। तो यहाँ पर शरीर में कंसंट्रेशन क्या हो रही है सर, ज़्यादा हो रही है, एक्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होती है, अभी मैंने बोला सर कंसंट्रेशन तब ज़्यादा होती है जब शरीर में पानी कम हो जाएगा। शरीर में पानी कम हो गया, इसका मतलब पानी का लॉस जो है वो क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो ये कंडीशन कब आएगी, यहाँ पर वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होगा, वाटर लॉस इज मोर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस।
वाटर का लॉस ज़्यादा है। देखो हमारे शरीर से वॉमिटिंग हुआ, ठीक है, कोई कंडीशन डेवलप हुई, उस कंडीशन से शरीर से पानी का लॉस ज़्यादा हो गया, शरीर से पानी ज़्यादा बाहर निकल गया, तो शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया सर? शरीर में पानी की कमी हो गई। और पानी कम मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई सर? ज़्यादा हो गई। पानी कम मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, क्योंकि पानी का लॉस ज़्यादा हो गया। तो जब भी वाटर लॉस ज़्यादा होगा किसकी तुलना में? इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में। तो शरीर में पानी तो कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो गए, तो यही कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहलाएगा। अब शरीर में किसकी कमी है सर? शरीर के अंदर पानी की कमी है, तो पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड ट्रांसफ़र करेंगे सर? पानी कम है तो फिर हाइपोटोनिक फ्लूइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हाइपोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो उल्टा याद रखना है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है तो हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड में पानी ज़्यादा है और शरीर को पानी फिलहाल ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट कम चाहिए। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड वही होता है जिसमें पानी ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। क्लियर है? तो आपको याद रखना है जैसा डिहाइड्रेशन है उसके अपोजिट फ्लूइड देना है। आइसोटोनिक को तो छोड़ दो, उसमें तो सेम हो गया। बाकी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है तो हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे। अब ये सारा याद है तो इसका उल्टा करना है, वो सारा नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग तीसरा आपको लिखना है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट वन, तीसरा डिहाइड्रेशन। नंबर 3, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो का मतलब क्या है? कम है, डिक्रीज, और वही टोन का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन। शरीर में कंसंट्रेशन कम हो गई है। अब शरीर के अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। शरीर में कंसंट्रेशन जो है वो कम है, कंसंट्रेशन जो है वो शरीर की कम है, मतलब शरीर में पानी ज़्यादा है। शरीर में पानी ज़्यादा है इसका मतलब पानी का लॉस कम हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? उसका उल्टा करना है, वाटर लॉस कम होगा। और किसका लॉस ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ज़्यादा होता है, पानी का लॉस कम होता है, तब कौन सा डिहाइड्रेशन आ जाएगा? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन आएगा, सॉरी हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन जो है वो आएगा। वाटर लॉस कम हुआ मतलब शरीर में पानी ज़्यादा बच गया, लॉस कम हुआ है तो शरीर में पानी ज़्यादा बचा है। और जब भी पानी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए, तो ये कंडीशन कौन सी होती है? हाइपोटोनिक। इसलिए क्या नाम दिया? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। उसका अपोजिट किया है, ठीक है, हाइपर हाइपो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस तो ज़्यादा होगा और पानी का लॉस कम होगा, यही कंडीशन हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहलाती है। अब जो डिहाइड्रेशन है उसका उल्टा फ्लूइड देना है। यहाँ पर पानी शरीर में ज़्यादा है तो पानी कम देना है अपन को, इलेक्ट्रोलाइट शरीर में कम हो गए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो कौन सा फ्लूइड है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होते हैं और पानी कम होता है? तो कौन सा ट्रांसफर करेंगे? हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। इस कंडीशन में हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। हाइपरटोनिक फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा हुआ है तो वो ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए ये फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये 3 प्रकार का डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक में दोनों बराबर, फिर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक एक दूसरे के अपोजिट जो है वो आपको करना है, एक दूसरे का उल्टा करना है। जो डिहाइड्रेशन है उसका उल्टा फ्लूइड उसको देंगे। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है तो हाइपोटोनिक फ्लूइड, और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है तो हाइपरटोनिक फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। वाटर लॉस ज़्यादा, इलेक्ट्रोलाइट कम, तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। वाटर लॉस कम, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा, तो वो कौन सा हो गया? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्लियर है ये? तो ये 3 प्रकार का डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। लास्ट वन, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के अंदर लिखना है मैनेजमेंट ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। क्या मैनेजमेंट करेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का? मैनेजमेंट ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, मैनेजमेंट की अपन बात करें तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो रहेगी। इन केस ऑफ सीवियर वॉमिटिंग, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ मदर, प्रेग्नेंट लेडी को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना सीवियर वॉमिटिंग की कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में हम मेंशन करेंगे, मदर को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन किया, वाइटल्स का रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल्स,
देखेंगे मदर शॉक में तो नहीं है, डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। पल्स और बीपी के द्वारा वो पता जो है वो चल जाएगा। पल्स बहुत कमज़ोर आएगी और बीपी कम आएगा, मतलब शॉक में है मदर, तो आईवी फ्लूइड इमीडिएटली जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आएगा कीप द मदर एनपीओ। मदर को एनपीओ रखेंगे, कीप द मदर एनपीओ फॉर फर्स्ट 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर्स। 24 फर्स्ट 24 आवर मदर को क्या रखेंगे, एनपीओ। जब भी वॉमिटिंग की कंडीशन होती है तो पेशेंट को ओरली जो है वो कुछ भी अलाउड नहीं करना चाहिए। वॉमिटिंग की कंडीशन में पेशेंट को ओरली अलाउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेट करने के चांसेस जो है वो रहेंगे। इसलिए जब भी वॉमिटिंग होती है मुंह से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो मदर को क्या रखेंगे, कीप द मदर एनपीओ, नथिंग पर ओरली फॉर फर्स्ट 24 आवर। 24 घंटे एनपीओ रखेंगे। अब एनपीओ रखने हैं तो क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड जो है वो स्टार्ट करेंगे। एनपीओ रखेंगे तो शरीर में फिर और पानी और ग्लूकोज की कमी हो सकती है, उसको बैलेंस करने के लिए किस रूट से प्रोवाइड करेंगे, आईवी रूट से प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट आईवी फ्लूइड, एनपीओ रख के आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। कितना आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना है, एटलीस्ट 3 लीटर आईवीएफ इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर 3 लीटर आईवी फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करना है। तो एनपीओ रख के आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। कितना आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना है, 3 लीटर आईवी फ्लूइड 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड करना है। इस 3 लीटर आईवी फ्लूइड के अंदर 1.5 लीटर डेक्सट्रोज 5% प्लस 1.5 लीटर आरएल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। टोटल 24 घंटे के अंदर 3 लीटर फ्लूइड देना है। इस 3 लीटर में से 1.5 लीटर तो डेक्सट्रोज 5%, शुगर प्रोवाइड करेंगे, ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे, डेक्सट्रोज 5%, और 1.5 लीटर जो है वो क्या प्रोवाइड करना है, रिंगर लैक्टेट आरएल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना है। डेक्सट्रोज 5% आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आरएल इज ऑल्सो आइसोटोनिक, और क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन जो है वो हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। तो शुगर हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। 1.5 लीटर D5, 1.5 लीटर आरएल, ये 3 लीटर फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करना है। कितने घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर ये फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इसके साथ में प्लस एडिशनल अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज 5%। 3 लीटर फ्लूइड तो है ही, इसके अलावा और फ्लूइड प्रोवाइड करना है। और फ्लूइड कौन सा प्रोवाइड करना है, डेक्सट्रोज 5% देना है। कितना देना है, देखो 3 लीटर तो है ही, उसमें से 1.5 लीटर डेक्सट्रोज और 1.5 लीटर आरएल, ये तो अलग हो गया। इसके साथ में और फ्लूइड देना है। कौन सा फ्लूइड देना है, डेक्सट्रोज 5% देना है। कितना देना है, जितना उसका यूरिन आउटपुट है और जितना उसका वॉमिटस का अमाउंट है, उसके बराबर अमाउंट और इसमें 3 लीटर के साथ में ऐड कर लेंगे। तो एडिशनल इसलिए लिखा है, और एक्स्ट्रा 3 लीटर के अलावा फ्लूइड देना है 24 घंटे में। एक्स्ट्रा कौन सा देना है, डेक्सट्रोज 5% देना है। कितना देना है, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज 5% इक्वल टू इक्वल अमाउंट देंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, इक्वल अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट प्लस अमाउंट ऑफ वॉमिटस। वॉमिटस क्या होता है सर, वॉमिटिंग का जो अमाउंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, वॉमिटस बोलते हैं। अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग ये कहलाता है वॉमिटस। तो जितना फीमेल में वॉमिटिंग हो रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट प्लस अमाउंट ऑफ वॉमिटस 24 आवर्स का कितना है ये, और उसके साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे देखो सीवियर वॉमिटिंग का केस है, हॉस्पिटलाइज हुआ, आईवी फ्लूइड स्टार्ट किया, 3 लीटर फ्लूइड तो आपने अलग से निकाल दिया, 24 घंटे में वो देना ही देना है। ठीक है, 6-6 घंटे के हिसाब से कैसे भी डिवाइड करके रेट इस हिसाब से होगा कि 24 घंटे में 3 लीटर फ्लूइड जाए, 1.5 लीटर आरएल और 1.5 लीटर डेक्सट्रोज 5%, वो तो हो ही गया। फिर फीमेल का यूरिन आउटपुट भी मॉनिटरिंग करेंगे कि कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है। 24 घंटे में जैसे उसने 600 ml यूरिन आउटपुट कर लिया 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 600-800 ml 1000 ml जो भी 24 घंटे का आया है, उतना अमाउंट और फ्लूइड देना है 3 लीटर के साथ में। अब जैसे मैं बोलूँ कि 800 ml यूरिन आउटपुट हो गया 24 घंटे का, तो 800 ml एक्स्ट्रा देना है 3 लीटर के साथ में, वो 800 एक्स्ट्रा हो गया। फिर इसके साथ अमाउंट ऑफ वॉमिटस,
जैसे पूरे 24 घंटे में उसने फीमेल ने वॉमिटिंग किया, उसको कलेक्ट किया, उसका वेट मेजर किया, कितना ml वो आ रहा है वॉमिटिंग वाला, कंटेनर में कलेक्ट करके वो अमाउंट देख लिया। तो सपोज करो 24 घंटे में 100 ml तो वॉमिटस हो गया। वॉमिटस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फीमेल का यूरिन आउटपुट जो है, यूरिन आउटपुट 800 ml है 24 आवर का, 24 घंटे का 800 ml है, और वॉमिटस जो है ये 100 ml है। तो बताओ कितना फ्लूइड 24 घंटे में प्रोवाइड करेंगे? तो 3 लीटर तो है ही, उसके साथ में 800 और 100 900 ml, तो 3900 ml। ठीक है, ये अमाउंट जो है वो टोटल हो गया, वो 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड करना है। ये 900 ml कौन सा फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे? सर ये 900 ml जो है वो डेक्सट्रोज 5% होगा, जो अपन ने लिखा था लाइन, डेक्सट्रोज 5%। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये रिप्लेसमेंट फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? रिप्लेसमेंट फ्लूइड। तो देखो 3 लीटर तो मेंटेनेंस फ्लूइड है, 3 लीटर तो प्रोवाइड करना ही करना है। ये तो कौन सा फ्लूइड है? मेंटेनेंस फ्लूइड, ताकि फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके, मेंटेनेंस फ्लूइड। प्लस इसके साथ में क्या प्रोवाइड करना है? रिप्लेसमेंट फ्लूइड। रिप्लेसमेंट फ्लूइड में कौन कौन सा आ रहा है? एक तो यूरिन आउटपुट वाला रिप्लेसमेंट आ गया, जितना यूरिन आउटपुट है उतना प्रोवाइड करना है। और कौन सा हो गया? वॉमिटस का हो गया। ये रिप्लेसमेंट फ्लूइड कहलाएगा। मेंटेनेंस फ्लूइड में 3 लीटर कौन सा है? सर आधा तो डेक्सट्रोज 5% और आधा जो है वो आरएल हो गया। रिप्लेसमेंट फ्लूइड में कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं? सर डेक्सट्रोज 5% जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 24 घंटे का यूरिन आउटपुट, 24 घंटे का वॉमिटस का अमाउंट, ये इक्वल अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो बेटर है कि आप 6-6 घंटे पे, 24 घंटे का एक साथ फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर हो जाए, उससे बेटर है कि 6-6 घंटे का यूरिन आउटपुट देखो, 6 घंटे का वॉमिटस देखो, उसके हिसाब से ट्रांसफ़र करो। कैसे? फॉर एग्जांपल 3 लीटर फ्लूइड को तो अलग रखना है, वो तो चल ही रहा है एक लाइन से। ठीक है, एक लाइन से 3 लीटर फ्लूइड वो चला ही रखा है, 24 घंटे के अंदर 3 लीटर फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करना है। दूसरा, आप यूरिन आउटपुट देख लो। जैसे यूरिन आउटपुट आपने देख लिया, ठीक है, 6 आवर्स का यूरिन आउटपुट जो है, 6 घंटे का यूरिन आउटपुट 200 ml आया है। 6 घंटे में फीमेल ने यूरिन आउटपुट जो है वो 200 ml आ गया। तो फीमेल की लाइन 1 यानी एक कैनुला लगा रखा है, वहाँ से तो आईवी फ्लूइड कौन सा चल रहा है? मेंटेनेंस फ्लूइड चल रहा है। मेंटेनेंस फ्लूइड कौन सा है? सर जो 3 लीटर आपने बताया है, 1.5 लीटर तो आरएल और 1.5 लीटर डेक्सट्रोज 5% वो चल रहा है। लाइन 2 से क्या स्टार्ट करेंगे? रिप्लेसमेंट फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। दूसरा कैनुलेशन कर रखा है और एक ही कैनुला में 3 वे लगा दिया, 3 वे के थ्रू 2 लाइन कनेक्ट करके आराम से जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ही कैनुला में 3 वे फिट करके 2 लाइन से अपन आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दूसरी जो लाइन है उससे ये रिप्लेसमेंट फ्लूइड देंगे। 6 घंटे का यूरिन आउटपुट कितना आ गया? 200 ml। तो आपने ये 6 घंटे का 200 ml जो है डेक्सट्रोज 5% स्टार्ट कर लिया, आधे घंटे में 1 घंटे में वो ट्रांसफ़र कर लिया आपने। फिर 6 घंटे बाद यूरिन आउटपुट देखा आपने 150 ml आया, तो अगला जो है वो 150 ml डेक्सट्रोज 5% देख लिया। फिर 6 घंटे में देखा 300 ml आया, तो फिर 300 ml चढ़ा दिया। फिर 6 घंटे में देखा आपने 200 ml आया, 200 ml चढ़ा दिया। तो 6-6 घंटे में क्या है, मदर में सडनली फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा भी नहीं होगा और वो थोड़ा थोड़ा आराम से मेंटेन भी होता रहेगा। तो एक लाइन से तो मेंटेनेंस फ्लूइड और दूसरी लाइन से रिप्लेसमेंट फ्लूइड। 6-6 घंटे पर यूरिन आउटपुट और वॉमिटस। 6 घंटे में यूरिन आउटपुट 200 ml आ गया, ये 200 ml, और वॉमिटस कितना आया? 50 ml वॉमिटस आ गया। तो टोटल कितना फ्लूइड देंगे? 250 हो गया। अगले 6 घंटे में 150 ml यूरिन आउटपुट आया और वॉमिटिंग नहीं किया फीमेल ने, तो नहीं किया तो वॉमिटस वाला 0 हो गया, 150 ml यूरिन आउटपुट वाला चढ़ाना है। इस हिसाब से अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो एनपीओ रखेंगे और 24 घंटे में 3 लीटर फ्लूइड देना है। उसके साथ में एडिशनल अमाउंट जितना यूरिन आउटपुट है 24 घंटे का, वो अपनी सुविधा के हिसाब से हम 6-6 घंटे में डिवाइड करके देंगे, एक साथ वैसे भी नहीं देना चाहिए। और प्लस अमाउंट ऑफ वॉमिटस, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉमिटस, ये दोनों का अमाउंट कितना हो रहा है? वो डेक्सट्रोज 5% और 24 घंटे का 3 लीटर के साथ में प्रोवाइड करना है। क्लियर है ये? नेक्स्ट वन, इसके बाद में फ्लूइड मेंटेनेंस के बाद में, ये तो हो गई फ्लूइड की बात। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में लिखना है, तो पहले अपन ने लिखा है मैनेजमेंट में हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद में हमने मेंशन किया था वाइटल्स का रिकॉर्डिंग हो गया, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना, मदर को एनपीओ रखना है और आईवी फ्लूइड जो है वो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद में लिखना है, आईवी फ्लूइड के बाद में एंटी एमेटिक मेडिकेशन, एंटी
एमेटिक मेडिकेशन, वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटी एमेटिक मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फिनार्गन दे सकते हैं 25 mg, फिनार्गन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अपन प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोक्लोर, फिनार्गन, इसके अलावा कौन सा हो गया, प्रोक्लोर पैराजिन। और एंटी एमेटिक मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्लोरप्रोमाजिन। फिनार्गन, प्रोक्लोरपैराजिन, क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूपैराजिन, ये मेडिकेशन जो है एंटी एमेटिक्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिनार्गन, प्रोक्लोरपैराजिन, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूपैराजिन। ट्राइफ्लूप्रोमाजिन ये एंटी एमेटिक मेडिकेशन, इसके अलावा मेटाक्लोप्रामाइड ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई सा भी एंटी एमेटिक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिनार्गन, प्रोक्लोरपैराजिन, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन और मेटाक्लोप्रामाइड, शॉर्ट में इसको अपन क्या बोलते हैं, एमसीपी, ये एंटी एमेटिक मेडिकेशंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। किसको रोकने के लिए, वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए मेडिकेशंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए इनमें से कोई सा भी मेडिकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेडिकेशन देना पड़ेगा क्योंकि सीवियर वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में, मेडिकेशन के बाद में जब मदर वॉमिटिंग स्टॉप हो जाएगा और ओरली इंटेक के लिए एबल हो जाएगी, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद ऐड करना है मैनेजमेंट के अंदर, इंक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को डाइट के अंदर जो है वो बढ़ाएंगे। इंक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, स्पेशली कौन सा विटामिन, विटामिन B1, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी किसकी देखने को मिलती है, B1 की देखने को मिलती है। तो डाइट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की इंटेक को बढ़ाएंगे, स्पेशली B1, B2, B6, इन विटामिन की इंटेक को बढ़ाएंगे। इनमें से भी एक चूज करना है, तो आंसर फिर कौन सा रहेगा, विटामिन B1 जो है वो रहेगा। तो डाइटरी इंटेक जब मदर में वॉमिटिंग रुक जाए, ओरली एक्सेप्ट करने के लिए एबल हो जाए, ओरली टॉलरेट कर पाए, तब विटामिन B1 को डाइट में बढ़ा के जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लास्ट पॉइंट मैनेजमेंट के अंदर लिखना है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट पॉइंट, नो नीड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, उनमें हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर टर्मिनेशन की आवश्यकता नहीं है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे। नो नीड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कंटिन्यू प्रेगनेंट। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि प्रेगनेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा, मैनेज हो सकती है, एंटी एमेटिक IV फ्लूइड इनके द्वारा कंट्रोल हो सकता है। तो कंटिन्यू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू जो है वो करेंगे, टर्मिनेशन की आवश्यकता इस डिसऑर्डर के अंदर नहीं। So this is the management of hyperemesis gravidarum and this is all about the hyperemesis gravidarum. सीवियर वॉमिटिंग है जिसके सीवियर इफेक्ट मदर की हेल्थ के ऊपर आ सकते हैं। SCG हार्मोन लेवल ज़्यादा होने की वजह से देखने को मिलती है। 1000 में से एक प्रेगनेंसी जो है वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकती है। इसके बाद हमने पॉइंट मेंशन किया था कि अर्ली साइन में एल्केलोसिस, वो है गैस्ट्रिक कंटेंट लॉस ज़्यादा होने की वजह से, लेट साइन में वॉमिटिंग के साथ डिहाइड्रेशन और एसिडोसिस का प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। कॉम्प्लिकेशन में कॉर्साकॉप्साइको, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से, जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म में भी देखने को मिलती है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में OAC, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया और कन्फ्यूजन, ये साइन सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी का कॉम्प्लिकेशन, दैट इज कोर्साकॉफ साइकोसिस, जिसमें मेमोरी लॉस भी होगा। इसके अलावा मेलोरिविस सिंड्रोम, इसोफेजियल टियर, वो मेंशन किया कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम।
फिर हमने डिस्कस किया आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होते हैं, किस में किसका लॉस ज़्यादा है, कौन सा फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और लास्ट हो गया मैनेजमेंट, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन, आईवी फ्लूइड कितना अमाउंट प्रोवाइड करना है वो हमने मेंशन किया। एंटी एमेटिक्स मेडिकेशन हो गया, उसके बाद डाइटरी इनटेक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की बढ़ाएंगे। और लास्ट में इस कॉम्प्लिकेशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। आज के अपने लेक्चर को ही फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में बाकी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है पॉलीहाइड्रेमियस, इस टॉपिक के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।